तो अपन ने समुद्र भूगोल स्टार्ट की थी और समुद्र भूगोल के अंतर्गत अपन ने सबसे पहले यानी देखा था महासागरों के बारे में, यानी महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई थी और वर्तमान में महाद्वीप और महासागरों की स्थिति कैसे है इसको भी देखा था। और अपन ने अलग अलग गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में जल कितना प्रतिशत है, स्थल कितना प्रतिशत है, दक्षिणी गोलार्ध में जल कितना प्रतिशत है और जो स्थल है कितना प्रतिशत है, और संपूर्ण पृथ्वी पर स्थल मंडल और जल मंडल की कैसी स्थिति है वह भी देखा था। और उसके बाद में अपन ने देखा था जो महासागर है, महासागरों की संख्या कितनी है। तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय संगठन के अनुसार जल मतलब जो महासागर है, महासागरों की संख्या कितनी है, 4 है। और उसके बाद में अब टोटल कितनी है, 5 है। 5 किसके अनुसार है, अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण 2000 के अनुसार कितने हैं, महासागर 5 है। और अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय संगठन के अनुसार कितनी है, 4 है, वो अपन ने देखा था। और उसमें अपन ने महासागरों में यह भी देखा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, और गहराई के अनुसार महासागरों का क्रम भी देखा था। अब आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं और कल नहीं अपन ने जो अगली क्लास है उसमें पढ़ा था जो महासागरों का क्या क्षेत्रीयकरण, क्या महासागरों का क्षेत्रीयकरण। और महासागरों का क्षेत्रीयकरण कितने आधार पर है, 2 आधार पर। कितने आधार पर, 2 आधार पर। एक तो सूर्य की किरणें हैं उनकी प्रवेश्यता के आधार पर है, और दूसरा जो क्रम है वो कौन सा है, गहराई के आधार पर। क्या है, गहराई के आधार पर। और जो सबसे पहले महासागरों का अपन क्षेत्रीयकरण देख रहे थे, वो क्षेत्रीयकरण का जो आधार था वो क्या था, वो था सूर्य की किरणों की प्रवेश्यता के आधार पर। सूर्य की किरणों की, सूर्य की किरणों की प्रवेश्यता के आधार पर महासागरों का क्षेत्रीयकरण। अब सूर्य की किरणों की प्रवेश्यता के आधार पर जो महासागर है, महासागरों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में। यह है महासागर, क्या, तो सूर्य की किरणें हैं, उन सूर्य की किरणों की प्रवेश्यता के आधार पर महासागर, महासागरों को 3 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। तो यह क्या है, यह समुद्र तल है। क्या है, यह समुद्र तल है। और इस समुद्र तल से कितना, समुद्र तल है, उस समुद्र तल से लगभग 200 मीटर तक। कितना, समुद्र तल से 200 मीटर तक। और फैदम की बात करें तो कितना हो जाएगा, 100 फैदम। और मीटर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 6 नहीं, फिट की बात करें तो कितना हो जाएगा, 600 फिट हो जाएगा। यानी 1 फैदम बराबर कितने मीटर होता है, 2 मीटर होता है। और 1 फैदम बराबर कितना फुट होता है, 6 फीट होता है। तो अपन के समुद्र तल है, उस समुद्र तल से 200 मीटर, कितना, 200 मीटर या 100 फैदम या जो 600 फीट है, उस 600 फीट तक जो सूर्य की किरणें हैं, क्या है, सूर्य की किरणें क्या रहती है, यहाँ पर जो सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें अत्यधिक क्या है, सक्रिय रहती है। सूर्य की किरणें अत्यधिक सक्रिय रहती हैं, अत्यधिक सक्रिय रहती हैं। इसीलिए इस जो क्षेत्र या इस मंडल को किस नाम से जाना जाता है, इस मंडल को बोलते हैं फोटिक जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटिक जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटिक जोन कहते हैं। और फोटिक जोन को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र। क्या बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, फोटिक जोन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें आसानी से प्रवेश कर जाती है। यानी सूर्य की किरणें हैं वो जल में अधिकतम 200 मीटर 100 फैदम यानी 600 फीट तक ही प्रवेश कर
पाती हैं। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र यानी सूर्य की किरणें अत्यधिक सक्रिय रहने के कारण यहाँ पर पादप प्लवक क्या होते हैं, अत्यधिक बहुगुणित होते हैं। तो सर्वाधिक जो पादप प्लवक है क्या है, सर्वाधिक पादप प्लवक, पादप जो प्लवक होते हैं वह कहाँ पर पाए जाते हैं, फोटिक जोन में पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या है, अत्यधिक सक्रिय रहती हैं, इसीलिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है। क्या होती हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आसानी से हो जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर पादप प्लवक है वह सर्वाधिक निवास करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया आसानी से हो जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर सर्वाधिक पादप प्लवक पाए जाते हैं, या अपन कह सकते हैं यहाँ पर बहुगुणित होते हैं। तो यह तो 200 मीटर तक तो क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र फोटिक जोन हो गया है, यानी पूरा क्षेत्र प्रकाशमान रहता है। और उसके बाद में आगे जो ये फोटिक जोन है, फोटिक जोन से लेकर आगे लगभग कितना है, 1000 मीटर तक, कितना, 1000 मीटर तक के बीच का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र कौन सा है, वह है डायस्फोटिक जोन। क्या है? डायस्फोटिक जोन है। कौन सा है? डायस्फोटिक जोन है। और इस डायस्फोटिक जोन को हिंदी में क्या कहते हैं, डायस्फोटिक जोन को हिंदी में क्या कहते हैं, डायस्फोटिक जोन को हिंदी में बोलते हैं धुंधला क्षेत्र। क्या कहते हैं? धुंधला क्षेत्र। अब मैंने कहा 200 मीटर तक तो सूर्य की किरणें क्या है, आसानी से प्रवेश कर जाती, उसके बाद में क्या है, सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, इसीलिए यहाँ पर जो धुंधला प्रकाश पहुंचता है, यानी विसरित प्रकाश पहुंचता है। कैसा है? विसरित प्रकाश पहुंचता है, विसरित प्रकाश पहुंचता है। इसलिए यहाँ पर जो पादप प्लवक हैं उनकी संख्या भी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि सूर्य का विस्तृत प्रकाश पहुंचता है, धुंधला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं हो पाती। इसीलिए यहाँ पर जीव है वह बिल्कुल क्या है, कम निवास करते हैं। और यहाँ पर जो समुद्री जीव निवास करते हैं, क्या, यहाँ पर जो समुद्री जीव है वह समुद्री जीव निवास करते हैं, तो वह कैसे जीव होते हैं, वह है विसरणकारी जीव। कैसे? क्या ऐसे अपन बोल सकते हैं, प्रवसनकारी जीव। कैसे? प्रवसनकारी का मतलब क्या होते हैं, एक बार फोटिक जोन में जाते हैं, एक बार डायस्फोटिक जोन में आते हैं, विसरण करते रहते हैं। तो यहाँ पर समुद्री जीव है वह कैसे हैं, प्रवसनकारी जीव होते हैं। कैसे हैं? प्रवसनकारी जीव पाए जाते हैं यहाँ पर, यानी एक बार फोटिक जोन में, एक बार डायस्फोटिक जोन में, यानी उसका क्या है, प्रवास होता रहता है। ये हो गया डायस्फोटिक जोन। और उसके बाद में जो डायस्फोटिक जोन है, इस डायस्फोटिक जोन से लेकर यहाँ पर यह सागर की क्या है, तली है। क्या है? यह सागर की क्या है, तली है, तलिया है। तो इस डायस्फोटिक जोन से लेकर जो सागर की तली है, इस सागर की तली के बीच का जो क्षेत्र मंडल है उसे क्या बोला जाता है, अफोटिक जोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अफोटिक जोन। और इस अफोटिक जोन को हिंदी में क्या बोलते हैं, गैर प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र। क्या बोला जाता है? गैर प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र, गैर प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र, यानी यहाँ पर सूर्य का प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाता। यहाँ पर तो सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, बिल्कुल थोड़ा बहुत धुंधला क्षेत्र है, विस्तृत प्रकाश पहुंचता है, लेकिन अफोटिक जोन है, इस अफोटिक जोन में सूर्य का प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पहुंचता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, गैर प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र है। और यह सबसे क्या है, आंतरिक भाग है सागरीय जल का। और यहाँ पर भी जो जीव निवास करते हैं, क्या है, यहाँ पर जितने भी जो जैविक दशाएं हैं, क्या है, यहाँ पर जो भी जीव निवास करते हैं, जो जैविक दशाएं हैं, वह प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर करती है या रासायनिक संश्लेषण पर निर्भर करती हैं, रासायनिक संश्लेषण। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश पहुंचता नहीं है, गैर प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पर जो भी जैविक दशाएं हैं वह जैविक दशाएं किस पर निर्भर रहती हैं, रासायनिक संश्लेषण पर, रासायनिक संश्लेषण पर निर्भर हैं, रासायनिक संश्लेषण पर निर्भर करती हैं, निर्भर रहती हैं।
तो यह है सूर्य की किरणों की प्रवेश्यता के आधार पर महासागरों का क्षेत्रीयकरण। तो अपन ने हेडिंग डाली महासागरों का क्षेत्रीयकरण, उसके अंदर अगर पहली हेडिंग डाली सूर्य की किरणों की प्रवेश्यता के आधार पर, और सूर्य की किरणों की प्रवेश्यता के आधार पर यह इतना डायग्राम बनाइए। तो सूर्य की किरणों की प्रवेश्यता के आधार पर महासागरों का क्षेत्रीयकरण, इसके अंतर्गत आप पहले हेडिंग डालो प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र। प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र, प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र, प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र। इस प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र में लिखो यह समुद्र तल से, यह समुद्र तल से 200 मीटर, यह समुद्र तल से 200 मीटर, 200 मीटर ऑब्लिक करना 100 फैदम, 100 फैदम ऑब्लिक 600 फीट, ऑब्लिक 600 फीट की गहराई तक, 600 फीट की गहराई तक, 600 फीट की गहराई तक होता है, 600 फीट की गहराई तक होता है। देखा, 600 और गहराई तक होता है। यहाँ पर सूर्य की किरणें अत्यधिक सक्रिय, यहाँ पर सूर्य की किरणें अत्यधिक सक्रिय रहती हैं, सूर्य की किरणें अत्यधिक सक्रिय रहती है, इसलिए यहाँ 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 अत्यधिक पादक प्लवक, अत्यधिक पादक प्लवक बहुगुणित होते हैं। पादक प्लवक, पादप प्लवक बहुगुणित होते हैं, बहुगुणित होते हैं, बहुगुणित होते हैं। फिर अगला देखो डायस्फोटिक जोन यानी धुंधला क्षेत्र, धुंधला क्षेत्र, धुंधला क्षेत्र। इसमें लिखो इस मंडल में सूर्य का विस्तृत, इस मंडल में सूर्य का विस्तृत प्रकाश पहुंचता है, इस मंडल में सूर्य का विस्तृत प्रकाश पहुंचता है, विस्तृत प्रकाश पहुंचता है, विस्तृत प्रकाश पहुंचता है। लिखा। और इसमें अगला पॉइंट लिखो यहाँ प्रवसनकारी जीव, प्रवसनकारी यानी प्रवास करने वाले, यहाँ प्रवसनकारी जीव पाए जाते हैं, यहाँ प्रवसनकारी जीव पाए जाते हैं जो फोटिक जोन व जो फोटिक जोन व डायस्फोटिक जोन में, जो फोटिक जोन व डायस्फोटिक जोन में, डायस्फोटिक जोन में विचरण करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। देखा। उसके बाद लिखो तीसरा अफोटिक जोन, अफोटिक जोन, अफोटिक जोन के कोष्टक में या सीधा ऐसे लिख दो हिंदी में ही गैर प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र। देखा। देखो यह महासागरों का अंध क्षेत्र है, यह महासागरों का अंध क्षेत्र है, यह महासागरों का अंध क्षेत्र है, यह महासागरों का अंध क्षेत्र है जिसका विस्तार सागर तली तक है, जिसका विस्तार सागर तली तक है।
जिसका विस्तार सागर तली तक, यानी सागर का जो बॉटम है उस बॉटम तक है, सागर तली तक है। अगला पॉइंट लिखो, इस मंडल की जैविक दशाएं, इस मंडल की जैविक दशाएं रासायनिक संश्लेषण पर निर्भर करती है, रासायनिक संश्लेषण पर निर्भर करती हैं। इस मंडल की जैविक दशाएं रासायनिक संश्लेषण पर निर्भर करती है। अब रासायनिक संश्लेषण पर निर्भर क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। इसलिए यहाँ पर जितने भी जीव पाए जाते हैं वह सभी जीव कैसी? रासायनिक संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अगला पॉइंट को, यहाँ पर नितलीय जीव, नितलीय जीव, नितल का मतलब क्या होता है? बॉटम होता है। क्या होता है? बॉटम। यहाँ पर नितलीय जीव जैसे, यहाँ पर नितलीय जीव जैसे, नितलीय जीव जैसे समुद्री खीरा, समुद्री खीरा जीव है, खीरा खाने वाला नहीं, समुद्री खीरा। फिर लिखो समुद्री केकड़ा, समुद्री खीरा, समुद्री केकड़ा, समुद्री केकड़ा व स्पंज, ये जीवों के नाम है। वह स्पंज निवास करते हैं। जो नितलीय जीव, इसे बोला जाता है बेंथोस जीव। क्या बोला जाता है? बेंथोस भी कहते हैं। नितलीय जीव केकड़ा, खीरा, स्पंज निवास करते हैं कौन से मंडल में? ऐसा गैर प्रकाश संश्लेषण। और ये जितने भी जीव है ये रासायनिक संश्लेषण पर निर्भर है। किस पर है? रासायनिक। तो अपन ने महासागरों का जो क्षेत्रीयकरण पढ़ा था उसको दो भागों में बांटा। एक तो सूर्य की किरणों की प्रवेश्यता के आधार पर, यह जो वर्गीकरण अपन ने पढ़ा है सूर्य की किरणों की प्रवेश्यता के आधार पर है। अब दूसरा वर्गीकरण का आधार है वह है गहराई के आधार पर। किस आधार पर? गहराई। हेडिंग डालिए, गहराई के आधार पर। गहराई के आधार पर महासागरों का क्षेत्रीयकरण, गहराई के आधार पर महासागरों का क्षेत्रीयकरण। गहराई के आधार पर महासागरों का क्षेत्रीयकरण। पहला था कौन सा? सूर्य की किरणों की प्रवेश्यता के आधार पर। अब गहराई के आधार पर महासागरों का क्षेत्रीयकरण है। तो गहराई के आधार पर यानी महासागरों का जो सबसे खुला भाग होता है क्या है? महासागर है। और महासागरों का जो यह क्या है? महासागर की तली है। क्या है यह? नहीं, तली नहीं, समुद्री तल कह सकते। तली तो क्या होती है? सबसे नीचे का भाग बॉटम होता है। क्या होता है? बॉटम होता है। और यह क्या है? सागर का तल है। क्या है? यह क्या है? सागर का तल है, या अपन इसे बोलते हैं समुद्र तल। क्या बोल सकते हैं? समुद्र तल है। और समुद्र का जो ऊपरी खुला भाग होता है क्या होता है? समुद्र है, उस समुद्रों का जो ऊपरी खुला भाग होता है उस खुले भाग को किस नाम से जाना जाता है? पेलेजिक कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इसे क्या बोला जाता है? पेलेजिक। क्या है? पेलेजिक। यानी इसे कह सकते हैं ऊपरी खुला समुद्री भाग। क्या है? ऊपरी खुला समुद्री भाग होता है। उस समुद्री भाग को किस नाम से जाना जाता है? पेलेजिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलेजिक कहते हैं। और उसके बाद में जो दूसरा है भाग वह कौन सा है? वह है एपीपेलेजिक है। कौन सा है? एपीपेलेजिक। यह है, यह कौन सा है? एपीपेलेजिक है। कौन सा है? एपीपेलेजिक। और इस एपीपेलेजिक का अर्थ क्या होता है? बहिर्मंडल होता है। क्या होता है? बहिर्मंडल होता है। कौन सा? बहिर्मंडल। अब इस बहिर्मंडल का विस्तार समुद्र में गहराई तक कितना होता है? देखिए 200 मीटर तक होता है। कितना मीटर तक होता है? 200 मीटर तक। तो जो बहिर्मंडल है
इस बहिर्मंडल यानी इसे बोला जाता है एपीपेलेजिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एपीपेलेजिक। और इसका समुद्र में जो तल होता है उस तल से कितनी गहराई तक? 200 मीटर तक। और यदि फीट की बात करें तो कितना हो जाएगा? 600 फीट हो जाएगा। यदि फैदम की बात करें तो कितना हो जाएगा? 100 फैदम हो जाएगा। यानी अपन कह सकते हैं 2 मीटर है। क्या है? 2 मीटर किसके बराबर होते हैं? यानी एक फैदम क्या है? अपन ऐसे कह सकते हैं एक फैदम बराबर 2 मीटर होते हैं। और एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। कितना होता है? 6 फीट होता है। इसीलिए अपन कह सकते हैं 200 मीटर या 600 फीट या 100 फैदम है। और 100 फैदम 600 मीटर न 600 फीट और 200 मीटर तक जो सागरीय भाग होता है समुद्र तल से, वो कौन सा भाग होता है? एपीपेलेजिक है। कौन सा है? एपीपेलेजिक यानी बहिर्मंडल है। कौन सा है? बहिर्मंडल है। और उसके बाद में 200 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक, कहाँ तक? 200 मीटर से लेकर आगे कहाँ तक? 1000 मीटर तक। तो ये 200 मीटर और इस 200 मीटर से लेकर आगे जो 1000 मीटर है, कौन सा है? 1000। ये तो एपिपेलेजिक था। और 1000 मीटर तक जो मंडल है उस मंडल को क्या कहते हैं? मेसोपेलेजिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसोपेलेजिक बोलते हैं। और इस मेसोपेलेजिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्य मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य मंडल कहते हैं। अब इसकी गहराई कितनी है बताइए? 200 मीटर से लेके आगे कितने तक है? 1000 मीटर तक है। कितनी है? 1000 मीटर तक है। और उसके बाद में जो मेसोपेलोजिक है, और इस मेसोपेलोजिक से आगे नीचे कहाँ तक? मेसोपोलेजिक से आगे नीचे यहाँ पर तो मेसोपोलेजिक से आगे सागर की गहराई तक लगभग कितना? 4000 मीटर तक। कहाँ तक? 4000 मीटर है। उस 4000 मीटर तक का जो क्षेत्र है उसे क्या बोला जाता है? पैंथी पेलेजिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैंथी पेलेजिक बोला जाता है। क्या? पैंथी पेलेजिक बोला जाता है। और इस पैंथे पेलेजिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में बोला जाता है गहन मंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गहन मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? गहन मंडल। और इस गहन मंडल की गहराई कितनी होती है? 1000 मीटर से लेकर आगे कहाँ तक? 4000 मीटर तक का क्षेत्र है गहन मंडल बेंथी पेलेजिक कहलाता है। और उसके बाद में जो बेंथी पेलेजिक यानी 4000 मीटर से लेकर लगभग 10,000 मीटर यानी अपन कह सकते हैं सागर की तली। क्या कह सकते हैं? सागर की तली। सागर की जो तली है उस तली तक का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र क्या कहलाता है? एब्जोपेलेजिक कहलाता है। क्या कहलाता है? एब्जोपेलेजिक कहलाता एब्जोपेलेजिक कहलाता। इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं अगाध मंडल। कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा है? इसे बोलते हैं अगाध मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगाध मंडल कहते हैं। जो सबसे गहराई तक यानी 4000 मीटर से लेकर सागर की तली यानी 10,000 मीटर तक है, यह अगाध मंडल कहलाता है। तो यह जो वर्गीकरण है, यह वर्गीकरण किस आधार पर है? यानी गहराई के आधार पर, यानी सागर तल से लेकर सागर तली तक। मक्खियां हैं, मक्खियां डिस्टर्ब कर रही है। तो इसको अब इतना बना लीजिए। ये सब मक्खियों के कमाल है।
हाँ ये बनाइए। इतना बनाइए। ऐसे इंग्लिश में भी लिख देना है, ऐसे ऐसे पेलेजिक, फिर हिंदी में ऐसे अपने लिख देना, पेलेजिक। पेलेजिक, एपीपेलेजिक, मेसोपेलेजिक, बेंथीपेलेजिक, एब्जोपेलेजिक। ये वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना ही आप दर्शा सकते हो। Yes। इस बनाया, थोड़ा जल्दी बनाओ। बनाया तो आगे बढ़े।
तो यह है अपन ने महासागरों का क्षेत्रीयकरण। एक तो अपन ने पढ़ा है सूर्य की किरणों की प्रवेश्यता के आधार पर, और दूसरा जो वर्गीकरण है वो कौन सा है, गहराई के आधार पर है। तो यह अपना हो गया गहराई के आधार पर महासागरों का क्षेत्रीयकरण। और उसके बाद में आगे अपन देखें महासागरीय उच्छावास। क्या देखेंगे, महासागरों का क्षेत्रीयकरण हो गया। अब महासागरों का उच्छावास देखेंगे, महासागरीय उच्छावास। महासागरीय उच्छावास इसे बोलते हैं सागरीय अधस्थल। क्या बोल सकते हैं इसे, सागरीय अधस्थल। तो महासागरीय उच्छावास यानी जैसे अपन महाद्वीप देखते हैं, क्या देखते हैं, महाद्वीप देते हैं। और महाद्वीपों का जो ऊपरी क्रस्ट है, क्या है, महाद्वीपों का ऊपरी क्रस्ट यानी पृथ्वी का जो धरातल है, यह धरातल बिल्कुल क्या समतल है, क्या नहीं है। यानी इस धरातल पर कहीं पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर क्या है, गहरी गहरी खाइया है, गर्त है। उसी तरह से जो सागर का तल है, क्या है, सागर का तल है या सागरीय जो तली है वो भी क्या है, बिल्कुल समतल नहीं है। ये सागरीय तली में भी क्या है, कहीं पर गहरी गहरी खाइया है, गर्त देखने को मिलते हैं, कहीं पर क्या है, कटक है, क्या है, कटक यानी पर्वत फैले हुए हैं। और कहीं पर क्या है, छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, द्वीप पाए जाते हैं। तो यह क्या, सागरीय अधस्थल बिल्कुल समतल नहीं है, इस पर बहुत सारे उच्छावास देखने को मिलते हैं। जैसे इस महाद्वीपों यानी पृथ्वी के धरातल पर उच्छावास देखने को मिलते हैं, वैसे के वैसे उच्छावास अपन को सागर की तली में भी क्या है, देखने को मिलते हैं। अब सागरीय तली है, उस सागरीय तली पर कौन कौन से उच्छावास पाए जाते हैं, यानी महासागरीय उच्छावास या सागरीय अधस्थल कौन कौन से हैं, उसको अपन एक एक करके अब डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। तो यह जो दर्शा रखा है, यह क्या है, सागर की तली है। क्या है, यह क्या है, यह रेखा है, यह सागर की तली है, सागर की तली है। और यह क्या है, महाद्वीप है। क्या है, महाद्वीप है। और यहाँ पर यह महासागर। यह है अपना महासागर। अब महासागरीय जो तली है उस तली को देखते हैं, तो इस पर बहुत सारे क्या है, उच्छावास देखने को मिलते हैं। सागरीय अधस्थल पर बहुत सारे क्या, स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं। तो यह तो है महाद्वीप है। क्या है, महाद्वीप है। और यह क्या है, महासागर है। यह क्या है, महासागर है। और महाद्वीप और महासागर क्या यहाँ पर ये क्या है, मिल रहे हैं। क्या मिल, यह क्या हो रहा है, यहाँ पर महासागर और महाद्वीप आपस में क्या है, संयुक्त हो रहे हैं। जो यहाँ पर महाद्वीप और महासागर जहाँ पर संयुक्त हो रहे हैं, इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, इसे बोला जाता है महाद्वीपीय मग्न तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं, या इसे बोलते हैं महाद्वीपीय सेल्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, महाद्वीपीय। यानी महाद्वीपों से छटा हुआ समुद्र का वह भाग जो क्या है,
बिल्कुल मंद ढाल वाला है। क्या है? मंद ढाल वाला है, बिल्कुल कम ढाल वाला क्षेत्र है, उसे क्या बोला जाता है? महाद्वीपीय मग्न तट। और यह महाद्वीपीय मग्न तट क्या है? यहाँ पर महाद्वीप और महासागर आपस में क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं, उनका क्या है? मिलन क्षेत्र है। क्या है? मिलन क्षेत्र है। और उसके बाद में कम ढाल वाला क्षेत्र तो हो गया महाद्वीपीय मग्न तट, और मग्न तट है उस मग्न तट के आगे वाला वह क्षेत्र जहां तीव्र ढाल है। क्या है? तीव्र। यहाँ पर तो देखो इसकी ढलान क्या है? कम है, मंद है। और इस महाद्वीपीय मग्न तट के आद में तीव्र ढाल जहां से प्रारंभ होती है उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? महाद्वीपीय ढाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय ढाल के नाम से जाना जाता है, यानी अपन इसे बोलते हैं स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप बोला जाता है। और उसके बाद में जो सागरीय भाग होता है, क्या सागरीय भाग जो क्या है? एकदम बिल्कुल समतल होता है। ये देखो समतल भाग है कि नहीं है? तो बिल्कुल समतल भाग होता है, उसे बोला जाता है गंभीर सागरीय मैदान। क्या बोला जाता है? गंभीर सागरीय मैदान। गंभीर सागरीय मैदान के नाम से जाना जाता है, या इसे बोला जाता है नितलीय मैदान। क्या बोल सकते हैं? इसे बोलते हैं नितलीय मैदान कहते हैं। और उसके बाद में महासागरों का सबसे जो गहरा भाग होता है, सबसे गहरी जो खाई नुमा भाग होता है, उस भाग को किस नाम से जाना जाता है? इसे बोला जाता है गर्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गर्त के नाम से जाना जाता है। तो ये महासागरों का सबसे क्या है? गहरा भाग है। कौन सा भाग? यह जो भाग है गहरा भाग। और इस गहरे भाग को किस नाम से बोला जाता है? इसे बोलते हैं सागरीय गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? सागरीय गर्त, या इसे बोला जाता है ट्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेंस कहते हैं। तो यह क्या है? यह महासागरों में पाए जाने वाले प्रमुख उच्छावस है। क्या है? महासागरों में पाए जाने वाले प्रमुख उच्छावस हैं। और इसके बारे में कौन कौन सी इस उच्छावसों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसको भी अपन देखते हैं। तो महाद्वीपीय मग्न तट, क्या महाद्वीपीय मग्न तट है, इस महाद्वीपीय मग्न तट की कौन कौन सी विशेषता हैं? तो महाद्वीपीय मग्न तट या सेल्फ होते हैं, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ महासागरीय महासागरीय और महाद्वीपीय, क्या महासागरीय व महाद्वीपीय क्रस्ट क्या होती हैं? संयुक्त होती है। क्रस्ट संयुक्त होती है, यानी यहाँ पर आपस में क्या है? जुड़ते हैं महाद्वीप और महासागर। कहाँ पर? महाद्वीपीय मग्न तट। और यह महाद्वीपों का सबसे क्या है? मंद ढाल है। क्या है? महाद्वीपों का सबसे मंद ढाल है। और उसके बाद में यह ध्यान रखना, यह महाद्वीपों का भाग है। क्या है? यह महाद्वीपों का भाग है। महाद्वीपों का भाग है जो समुद्र में डूबा रहता है। क्या है? जो समुद्र में डूबा रहता है। भाग तो किसका है? महाद्वीपों का है, लेकिन यह समुद्र में क्या है? डूबा रहता है, समुद्र में निमज्जित रहता है। क्या रहता है? निमज्जित। निमज्जित का मतलब क्या होता है? डूबा रहता है। क्या है? डूबा रहता है। और उसके बाद में इसका जो ढलान होता है, क्या है? ढलान है, तो इसका ढलान कितना होता है? 1 डिग्री से कम होता है। क्या है? 1 डिग्री से कम इसका क्या है? ढलान होता है। ये एनसीईआरटी में लिखा है। यानी जो महाद्वीपीय मग्न तट या सेल्फ है, इसका ढलान सबसे कम है, और इसका ढलान लगभग कितना है? 1 डिग्री या 1 डिग्री से भी क्या है? कम है। और उसके बाद में इसकी जो गहराई है, क्या है? इसकी गहराई है, वो गहराई कितनी है? लगभग 200 मीटर है। कितनी है? 200 मीटर तक क्या है? महाद्वीपीय मग्न तट या महाद्वीपीय सेल्फ की क्या है? गहराई है। और इसके अलावा महाद्वीपीय जो मग्न तट है, इसकी विशेषता क्या है? तो महाद्वीपीय मग्न तट है, यह सर्वाधिक इसकी औसत ऊंचाई पूछे, क्या है? इसकी यदि औसत चौड़ाई पूछे, क्या इसकी औसत चौड़ाई पूछे, तो चौड़ाई कितनी है? 80 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 80 किलोमीटर होती है महाद्वीपीय सेल्फ की चौड़ाई। लेकिन सर्वाधिक चौड़ाई क्या है? सर्वाधिक जो चौड़ाई है वह कहाँ पर पाई जाती है? या सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय सेल्फ कहाँ पर पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं आर्कटिक तट में पाए जाते हैं। कहाँ? आर्कटिक तट है,
उस आर्कटिक तट पर स्थित साइबेरिया क्षेत्र कौन सा है? जो साइबेरियाई क्षेत्र है कौन सा है? साइबेरिया तट है। और उस साइबेरिया तट पर क्या है? महाद्वीपीय शेल्फ का सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। और इस साइबेरिया तट के पास यानी आर्कटिक तट है, वहां पर इस महाद्वीपीय शेल्फों का विस्तार कितना है? 1500 किलोमीटर के आसपास है। कितना? 1500 किलोमीटर के आसपास है। और उसके बाद में न्यूनतम विस्तार, और यह न्यूनतम विस्तार कहाँ पर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है चिली का तट। कौन सा? चिली का तट। अब ये चिली कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका का देश है। यानी चिली के तट पर क्या है? एंडीज पर्वतमाला है। क्या है? एंडीज पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला होने के कारण इसका मग्न तट है वो बिल्कुल क्या है? संकीर्ण है। क्या है? संकीर्ण है। यानी इसका न्यूनतम विस्तार देखने को मिलता है महाद्वीपीय शेल्फ का। तो चिली का तट व सुमात्रा, सुमात्रा इंडोनेशिया का क्षेत्र, किसका क्षेत्र है? इंडोनेशिया का क्षेत्र है। तो सुमात्रा है, सुमात्रा का पश्चिम तट, सुमात्रा का जो पश्चिम तट है, उस पश्चिम तट पर महाद्वीपीय जो शेल्फ है वो बिल्कुल क्या है? संकीर्ण है, यानी बिल्कुल पतले हैं। यानी अपन जब चिली के तट पर देखते हैं ना एंडीज पर्वतमाला, तो एक बात आपको यह ध्यान रखना, यानी जिन तटीय भागों में क्या, जिन तटीय भागों में पर्वत व पठार होते हैं, क्या, जिन तटीय भागों में पर्वत व पठार होते हैं वहां पर महाद्वीपीय मग्न तट है वह क्या होते हैं? संकीर्ण होते हैं। क्या होते हैं? संकीर्ण होते हैं। और जिन तट भाग पर जैसे महाद्वीपों पर पर्वत व पठार देखने को नहीं मिलते हैं वहां पर क्या, विस्तृत व चौड़े महाद्वीपीय शेल्फ पाए जाते हैं। तो इसी कारण चिली का तट क्या है? संकीर्ण है। क्यों? क्योंकि वहां पर कौन सी पर्वतमाला है? एंडीज पर्वतमाला है। और तटीय भागों में जहाँ पर पर्वतमाला पठार होते हैं उनका मग्न तट हमेशा कैसा होता है? पतला होता है। और आर्कटिक तट है, साइबेरिया का तट है, वहाँ पर कोई भी क्या है? तटीय भाग में पर्वत या पठार नहीं है, इसलिए वहाँ पर विस्तृत व छोड़े क्या पाए जाते हैं? महाद्वीपीय शेल्फ पाए जाते हैं। और इसकी चौड़ाई कितनी है? लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास छोड़े। लेकिन इसकी औसत चौड़ाई पूछे तो कितनी है? 80 किलोमीटर है। क्या है? 80 किलोमीटर। तो यह महाद्वीपीय मग्न तट की विशेषता है। इसके अलावा महाद्वीपीय मग्न तट है, उस महाद्वीपीय मग्न तट की कौन सी विशेषता है उसको भी देखते हैं। जो महाद्वीपीय मग्न तट है, इन महाद्वीपीय मग्न तटों पर क्या है? तलछटी अवसाद पाए जाते हैं। क्या है? तलछटी अवसाद पाए जाते हैं। और इन तलछटी अवसाद क्या होते हैं? ये जीवाश्म ईंधन है, उस जीवाश्म ईंधन के क्या होते हैं? स्रोत बनते हैं। क्या है? स्रोत। यानी सर्वाधिक जो जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम वगैरह पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है? महाद्वीपीय मग्न तट या शेल्फ में पाया जाता है। जैसे भारत है, भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ पर होता है? मुंबई हाई में होता है। कहाँ होता है? मुंबई हाई क्षेत्र, जो कहाँ पर है? अरब सागर का मग्न तट है। कहाँ है? अरब सागर का मग्न तट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अरब सागर के मग्न तट पर जो तलछटी अवसाद पाए जाते हैं जो जीवाश्म ईंधन के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। और सर्वाधिक विश्व में जो जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम वगैरह वो कहाँ पर पाया जाता है? महाद्वीपीय मग्न तट या महाद्वीपीय शेल्फ में पाया जाता है। तो ये किसकी विशेषता है? महाद्वीपीय मग्न तट की विशेषता है। अब उसके बाद में महाद्वीपीय मग्न तट है, महाद्वीपीय मग्न तट की समाप्ति कहाँ पर होती है? यानी महाद्वीपीय मग्न तट की समाप्ति वहां पर होती है जहां से आगे क्या है? महासागरीय तली है वो तीव्र ढाल में क्या हो जाती है? बदल जाती है। उसे आगे कौन सा भाग आ जाता है? महाद्वीपीय ढाल आ जाता है या कॉन्टिनेंटल स्लोप आ जाता है। तो महाद्वीपीय मग्न तट या शेल्फ के आगे का वह भाग जहां सागरीय तली तीव्र ढाल में परिवर्तित हो जाती हैं उसे बोला जाता है महासागरीय अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? या इसे बोला जाता है सेल्फ अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ अवकाश कहते हैं। सेल्फ अवकाश कहते हैं। अब आप पूछे सेल्फ अवकाश क्या होता है? यानी सेल्फ बोलो या मग्न तट बोलो एक ही है। तो सेल्फ अवकाश किस नाम से जाना जाता है? तो महाद्वीपीय मग्न तट या सेल्फ के आगे का वह भाग जहाँ सागरीय तली तीव्र ढाल में बदल जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? सेल्फ अवकाश के नाम से जाना जाता है। तो यह सब विशेषताएं महाद्वीपीय मग्न तट या महाद्वीपीय सेल्फ की विशेषता हैं। तो इसको
थोड़ा लिख लेते हैं। पहले तो ये इतना डायग्राम बनाइए। हेडिंग डालनी है ना, हेडिंग यही है अपने। नहीं, इसमें लिखेंगे नहीं, आपको सीधे ही दर्शा लिया है, खूब है। हेडिंग डालिए महासागरीय उच्चावच या सागरीय अधस्थल। तो अब लिखना प्रारंभ करें। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए महाद्वीपीय मग्न तट या सेल्फ। महाद्वीपीय मग्न तट या सेल्फ। देखा? तो इसमें लिखिए यह यह महाद्वीपीय क्रस्ट, यह महाद्वीपीय क्रस्ट, क्रस्ट बोलो या भूप्रपट्टी बोलो, एक ही है। यह महाद्वीपीय क्रस्ट का, महाद्वीपीय क्रस्ट का समुद्र में, यह महाद्वीपीय क्रस्ट का समुद्र में डूबा हुआ या, यह महाद्वीपीय क्रस्ट का समुद्र में डूबा हुआ या निमज्जित भाग है। 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 जो निमज्जित भाग है, जो सागरीय किनारे से, जो सागरीय किनारे से, जो सागरीय किनारे से महाद्वीपीय ढाल के मध्य, महाद्वीपीय ढाल के मध्य स्थित है। अब आप पूछे इसका जो महाद्वीपीय मग्न तट है या महाद्वीप मग्न सेल्फ है, इसका विस्तार यहाँ पर, यह तो क्या है, सागर का तल है कि नहीं है, और आगे यह क्या, महाद्वीपीय ढाल है। तो सागर ये किनारा, और उसके बाद में महाद्वीपीय ढाल के मध्य कौन सा भाग है, महाद्वीपीय मग्न तट या महाद्वीपीय सेल्फ है, जो महाद्वीपों का भाग है लेकिन समुद्र में क्या है, डूबा हुआ है। अगला पॉइंट लिखो, इसका ढलान बिल्कुल मंद है। इसका ढलान बिल्कुल मंद है। इसका ढलान बिल्कुल मंद है। अगला पॉइंट लिखो, देखो इसका ढलान या प्रवणता, ढलान को ही क्या कहते हैं, दूसरा शब्द इसे बोलते हैं प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवणता बोलो या ढलान बोलो, एक ही है। इसका ढलान या प्रवणता 1 डिग्री, 1 डिग्री या इससे भी कम होती है। 1 डिग्री या इससे भी कम होती है। इससे भी कम होती है। देखो अगला पॉइंट, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट की गहराई, महाद्वीपीय मग्न तट की गहराई, महाद्वीपीय मग्न तट की गहराई लगभग 200 मीटर होती है। लगभग 200 मीटर होती है। अगला पॉइंट को, यह महाद्वीपों का सीमांत क्षेत्र है। यह महाद्वीपों का सीमांत क्षेत्र है। यह महाद्वीपों का सीमांत क्षेत्र है। यह महाद्वीपों का सीमांत क्षेत्र, यह महाद्वीपों का सीमांत क्षेत्र है।
अगला पॉइंट लिखो, इसकी औसत चौड़ाई, इसकी औसत चौड़ाई, इसकी औसत चौड़ाई डैश करके लिखना, लगभग 80 किलोमीटर, लगभग 80 किलोमीटर, लगभग 80 किलोमीटर। लिखा। उसके बाद में लिखो, महाद्वीपीय सेल्फ, महाद्वीपीय सेल्फ की, महाद्वीपीय सेल्फ की सर्वाधिक चौड़ाई, महाद्वीपीय सेल्फ की सर्वाधिक चौड़ाई साइबेरिया तट, साइबेरिया तट, महाद्वीपीय सेल्फ की सर्वाधिक चौड़ाई साइबेरिया तट, कोष्टक में लेना आर्कटिक तट, आर्कटिक तट, सर्वाधिक चौड़ाई साइबेरिया के तट पर है, साइबेरिया के तट पर है, साइबेरिया के तट पर है। और कोष्टक में लिख देना लगभग 1500 किलोमीटर, लगभग 1500 किलोमीटर, लगभग 1500 किलोमीटर। अगला पॉइंट लिखो, महाद्वीपीय सेल्फ का न्यूनतम विस्तार, महाद्वीपीय सेल्फ का न्यूनतम विस्तार, महाद्वीपीय सेल्फ का न्यूनतम विस्तार, विस्तार चिली के तट, चिली के तट, चिली देश है, क्या है, दक्षिणी अमेरिका का देश है चिली, चिली के तट व सुमात्रा के पश्चिमी तट पर है, वह सुमात्रा के पश्चिमी तट पर है, वह सुमात्रा के पश्चिमी तट पर है, सुमात्रा के पश्चिमी तट पर है। लिखा। अगला पॉइंट लिखो, अब एक बात ध्यान रखना, यानी चिली का तट है, वहां पर महाद्वीपीय मध्य तट संकीर्ण क्यों पाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर कौन सी पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला है। और जैसे कोई तटीय भाग होता है, क्या है, जैसे ये अपन ने ले लिया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, कौन सा महाद्वीप, यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। और इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो यह पश्चिमी तट है, यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, एंडीज पर्वत है। कौन सा पर्वत है यहाँ पर, एंडीज पर्वत है। और यहाँ पर यह कौन सा है, यहाँ पर महासागर है। और यहाँ पर चिली देश है, कौन सा देश है, चिली देश है। और एक बात है ना, दो सागरीय तट है, उस सागरीय तट के पास में क्या है, पर्वत श्रृंखलाएं होती है, क्या होती है, पर्वत श्रृंखलाएं होती है। उनका महाद्वीपीय मग्न तट है, उसका विस्तार क्या होता है, विस्तार क्या होता है, कम होता है, क्या होता है, कम होता है। और जिस तट पर कोई भी क्या है, पर्वत है, पठार है, यह नहीं पाए जाते हैं, उनका विस्तार क्या होता है, महाद्वीपीय जो सेल्फ है उसका विस्तार क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर नदियाँ हैं, अवसाद लाकर जमा करती हैं, इसलिए वहाँ पर विस्तृत महाद्वीपीय सेल्फ पाए जाते हैं। और जहाँ पर क्या है, पर्वत श्रृंखलाएं, पठार होते हैं तट के पास में, वहाँ पर महाद्वीपीय सेल्फ बिल्कुल क्या है, संकीर्ण पाए जाते हैं, या कहीं कहीं पर देखने को भी नहीं मिलते हैं। अगला नोट डालिए, नोट डालिए और इस नोट में लिखिए, जिन सागरीय तटों के समीप, जिन सागरीय तटों के समीप, जिन सागरीय तटों के समीप, जिन सागरीय तटों के समीप पर्वत व पठार पाए जाते हैं, पर्वत व पठार पाए जाते हैं, पर्वत व पठार पाए जाते हैं, वहाँ, वहाँ महाद्वीपीय सेल्फ, वहाँ महाद्वीपीय सेल्फ का विस्तार, वहाँ महाद्वीपीय सेल्फ का विस्तार बिल्कुल कम, वहाँ महाद्वीपीय सेल्फ का विस्तार बिल्कुल कम होता है, महाद्वीपीय सेल्फ का विस्तार बिल्कुल कम होता है। और कोष्टक में लिख दो, जैसे चिली, जैसे चिली का तट,
जैसे चिली का तट। विस्तार कम नहीं लिखा ना, विस्तार कम तथा तथा जिन तटीय भागों में जिन तटीय भागों में पर्वत नहीं पाए जाते हैं, पर्वत नहीं पाए जाते हैं, वहाँ वहाँ विस्तृत व चौड़े वहाँ विस्तृत व चौड़े महाद्वीपीय शेल्फ पाए जाते हैं, वहाँ विस्तृत व चौड़े महाद्वीपीय शेल्फ पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखो, महाद्वीपीय मग्न तट पर महाद्वीपीय मग्न तट पर तलछटी अवसाद तलछटी अवसाद तलछटी अवसाद पाए जाते हैं, तलछटी अवसाद पाए जाते हैं जो जीवाश्म ईंधन के महत्वपूर्ण स्रोत जो जीवाश्म ईंधन के महत्वपूर्ण स्रोत है, जीवाश्म ईंधन के महत्वपूर्ण स्रोत है, जीवाश्म ईंधन के महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला पॉइंट लिखो, महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीपीय मग्न तट कुल महासागरीय भाग का लगभग कुल महासागरीय भाग का लगभग कुल महासागरीय भाग का लगभग 8.6% है, कुल महासागरीय भाग का लगभग 8.6% है, 8.6% है। देखा। और उसके बाद में लिखिए अगला पॉइंट, देखो महाद्वीपीय शेल्फ का वह भाग महाद्वीपीय शेल्फ का वह भाग महाद्वीपीय शेल्फ का वह भाग जहाँ से सागरीय तली तीव्र ढाल में जहाँ सागरीय तली तीव्र ढाल में परिवर्तित हो जाती है, उसे सेल्फ अवकाश के नाम से जाना जाता है, उसे सेल्फ अवकाश के नाम से जाना जाता उसे सेल्फ अवकाश तो सेल्फ अवकाश किसे कहते हैं? तो महाद्वीपीय शेल्फ का वह क्षेत्र जो आगे तीव्र ढाल में क्या है, परिवर्तित हो जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? सेल्फ अवकाश कहते हैं। यानी इसके बाद सेल्फ यह समाप्त हो जाता है, क्या स्टार्ट हो जाता है? ढाल प्रारंभ हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, उसके बाद में आगे कल पढ़ेंगे।